नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए लगातार जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास में चला रहा हूँ, उसका जो सेट नंबर 25 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको पहचानना कि कृत्रिम औषधि का एक उदाहरण इसमें से कौन सा, इन चार ऑप्शंस में से कौन एक कृत्रिम औषधि का एग्जाम्पल है, आपको पहचानना है। तो आप याद देखिएगा एस्पिरिन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्पिरिन जो है आपका एक कृत्रिम औषधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है, आपको बताना है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक बीमारी होती है। तो आप याद रखिएगा अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से जो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, तो आप याद देखिएगा पाली लैंग्वेज का। किसका, तो पाली लैंग्वेज का जो है प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पाली लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो उनको आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जन्म आपको पता होगा 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आप याद रखिएगा। इसके बाद इनके जन्म के लिए एक तरफ आप इनका जन्म लिख लीजिए, और इनके जन्म से रिलेटेड प्रतीक क्या है, तो इनके जन्म से रिलेटेड प्रतीक का प्रयोग होता है कमल। तो आप याद रखिएगा इनके जन्म से रिलेटेड जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद जब 29 वर्ष की अवस्था में, आप याद देखिएगा 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उस गृह त्याग के लिए कौन सा प्रतीक हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो आप याद रखिएगा गृह त्याग। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग के लिए घोड़ा जो है प्रतीक के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। तथा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आप याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग की घटना को कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद गृह त्याग के बाद 35 वर्ष की उम्र में, आप याद रखिएगा गृह त्याग के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है क्या प्रतीक इस्तेमाल में लाया जाता है, तो आप याद देखिएगा पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। आप याद देखिएगा पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। तथा ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा एक विशेष शब्द प्रयोग में लाया जाता है बौद्ध धर्म में, तो निर्वाण। यहाँ पे याद देखिएगा ज्ञान प्राप्ति के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रतीक है वो पीपल यानी कि बोधि वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो उस प्रथम उपदेश के लिए प्रतीक क्या इस्तेमाल में लाया जाता है, धर्म चक्र यानी कि पहिया। तो आप याद देखिएगा जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, तो प्रथम उपदेश के लिए जो प्रतीक है वो धर्म चक्र, इसको हम पहिया के नाम से भी जानते हैं। तो पहिया जो है इनके प्रथम उपदेश के लिए प्रतीक के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसके बाद याद रखिएगा तथा प्रथम उपदेश के लिए एक विशेष शब्द का भी इस्तेमाल किया है, तो इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तथा धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए यानी कि प्रथम उपदेश के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो पहिया यानी कि धर्म चक्र प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब इनकी मृत्यु होती है
तो मृत्यु के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट शब्द का प्रयोग किया था, इसका नाम महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु के लिए जो प्रतीक है वो स्तूप का प्रयोग हम करते हैं इनकी मृत्यु के लिए, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इनकी जो मृत्यु है कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। वेवेल योजना किस विषय से संबंधित थी? जो वेवेल प्लान था यह किस विषय से संबंधित था? तो उस समय जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड वेवेल, इसी के द्वारा यह प्लान लाया गया था 1945 में। किस वर्ष में? तो 1945 में वेवेल योजना लाई गई थी। और इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था स्वशासन से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीयों को स्वशासन देना इसका मेन उद्देश्य था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। स्वशासन से रिलेटेड आपकी वेवेल योजना 1945 में यह लाई गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? इसमें से वह कौन सा अधिनियम है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और जो भारत पर राज था वह पूरा अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया राज करने का? तो यह अधिनियम था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। आप याद रखिएगा 1858, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद एकदम लेटेस्ट में जो अधिनियम आया था 1858 का, इसी अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत ही यह सबसे बड़ा बदलाव किया गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और यह जो कार्य था शासन करने का भारत पर, वह ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश राज को सौंप दिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत एक मेजर चेंज और किया गया था। जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, तो उसको अब वायसराय कर दिया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भारत का पहला वायसराय कौन बनता है इस अधिनियम के तहत? तो कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय बनता है इस अधिनियम के तहत। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इससे पहले यह गवर्नर जनरल भी हुआ करता था कैनिंग, लेकिन बाद में जब यह अधिनियम बनता है तो उस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल का पद था जो वायसराय कर दिया गया, तो पहला वायसराय भी कैनिंग को ही बनाया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहली बार प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किसने दी थी? और भारत में प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करने की जो सिफारिश है किसके द्वारा दी गई थी आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करने की जो सिफारिश थी यह किसने करी थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चार्ल्स वुड डिस्पैच। आप याद रखिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच ने जो है भारत में प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करने की सिफारिश करी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। तथा यह जो चार्ल्स वुड डिस्पैच समिति थी 1854 में लाई गई थी, 1854 में लाई गई थी। तथा इसको हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और 1854 में यह समिति लाई गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? कामेत और त्रिशूल जो पर्वत शिखर हैं ये भारत के किस राज्य में आपको मिलेंगे बताना है आपको। फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। तो कामेत और त्रिशूल आप याद रखिएगा, कामेत और त्रिशूल जो है ये दो इम्पॉर्टेंट जो पर्वत शिखर हैं आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो ये दो इम्पॉर्टेंट पर्वत शिखर आपको मिलेंगे उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है कौन सी है? सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है इसमें से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं यहाँ पे ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपको मिलेगी गुरु शिखर। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं, आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके, बदरुद्दीन तैयब जी। आप याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिया गया ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे कांग्रेस के सेशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष को मैंने लिखा हुआ है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम WC बनर्जी के नाम से जानते हैं, ये प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो पहला इसका अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में, उसकी अध्यक्षता जो है इन्हीं के द्वारा करी गई थी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन जो हुआ था 1887 का, इसकी अध्यक्षता करी थी इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले। आप याद रखिएगा, जॉर्ज यूले जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इलाहाबाद अधिवेशन जो 1888 हुआ था, इसकी अध्यक्षता करी गई थी इनके द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन इन्होंने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी गई थी इनके द्वारा। इसके बाद आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JP कृपलानी, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, कावेरी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, कावेरी नदी जो है जाकर बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही इस नदी का उद्गम होता है और यह जो नदी है जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल जो परमाणु आपदा हुई थी यह किस वर्ष में हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है कि चेरनोबिल जो परमाणु आपदा थी यह किस वर्ष में घटना घटित हुई थी आपको बताना है। तो यह अब तक का सबसे बड़ा यह परमाणु आपदा मानी जाती है चेरनोबिल की। तो यह जो घटना थी घटित हुई थी 1986 में। आप याद रखिएगा, यह जो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र था आपको मिलेगा यूक्रेन में। तो यह घटना 1986 में घटित हुई थी, जिसके बारे में आप याद रखिएगा 1986 में, 1986 में आप इसे याद रखिएगा। और यह जो परमाणु संयंत्र था आपको मिलेगा कहाँ पर, यूक्रेन में, वर्तमान की यूक्रेन में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं भारत से रिलेटेड जो एक परमाणु आपदा हुई थी जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, गैस का लीकेज हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। भोपाल गैस, सॉरी यह परमाणु आपदा नहीं थी लेकिन यह बहुत बड़ी आपदा थी जो गैस लीकेज के कारण हुई थी। एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था भोपाल में, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है आपकी कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी आपकी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कब, तो 3 दिसंबर 1984 को जो है आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और यह एक जहरीली गैस थी जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो यह घटना काफ़ी भयानक थी उस समय जब 1984 में हुई थी। इसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था तथा डेट क्या थी, 3 दिसंबर 1984 थी। ये कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद रखिएगा नॉर्मन मायर्स के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो है सर्वप्रथम बार हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया था। हॉट स्पॉट होता क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जैव विविधता से रिलेटेड है आपका हॉट स्पॉट। जहाँ पर जैव विविधता यानी कि जहाँ पे जीवों की जो विविधता वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे जीव सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसको हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ एरिया भारत में हो जाएंगे, जैसे पश्चिमी घाट हो गया, ये कुछ एरियाज जहाँ पर जीवों की जो विविधता है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है, जिस कारण से इस एरिया को हम हॉट स्पॉट के अंतर्गत रखते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम बार जो प्रयोग है नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आई होप इसका आंसर सभी लोग देंगे।
तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाली गैस कौन सी है? घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस गैस का हम प्रयोग करते हैं? तो आप याद रखिएगा फ्रीऑन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रीऑन गैस का जो प्रयोग है यह घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है यह मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है आपको बताना है। तो कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल्यूलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अल्टमैन के द्वारा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्टमैन के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वह करी गई थी, तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया आपका, पोलियो रोग के लिए उत्तरदायी, यानी कि पोलियो जो रोग होता है यह किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, या कवक के कारण, या प्रोटोजोआ के कारण? आंसर बताइए आप। तो आप याद रखिएगा वायरस जनित यह रोग होता है, विषाणु जनित यह रोग होता है आपका पोलियो। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विषाणु जनित रोग यानी कि यह आपका पोलियो रोग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा विषाणु जनित अन्य रोग भी होते हैं, जैसे रेबीज हो गया, दाद हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, त्रिकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला वायरस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सभी जो आपके हैं ये विषाणु से ही होते हैं, तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। और राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 169 का संबंध जो है विधान परिषद के गठन से, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही है। वर्तमान में 6 राज्यों में जो आपको विधान परिषद मिलेंगे, ये 6 राज्य आपके कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे 6 राज्य आपके हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद वर्तमान में कार्य कर रही हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या पूछी जा रही है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या वर्तमान में कितनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर बताने की आप कोशिश करिए कि जो एसआई पद्धति उसमें मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो आप याद रखिएगा एसआई पद्धति में जो है मूल मात्रकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 7। कितनी होती है? 7 होती है मूल मात्रकों की संख्या, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये आपके 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मा गतिक ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये आपके 7 मूल राशियाँ हैं, मूल मात्रक है जिनको आप याद रखिएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नियुक्त करना निषेध है, किस आर्टिकल के तहत? किस आर्टिकल के तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नियुक्त करना निषेध किया गया है? तो आर्टिकल 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 24। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो आपकी प्राक्कलन समिति होती है इसमें टोटल आपके कितने मेंबर्स होते हैं आपको बताना है। प्राक्कलन समिति की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा जो प्राक्कलन समिति होती है जिसको हम एस्टिमेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो है टोटल आपके 30 मेंबर होते हैं। कितने? 30 मेंबर होते हैं। और ये जो आपके 30 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा से ही होते हैं। तो आप याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ जो है ये लोकसभा से ही 30 मेंबर होते हैं जो प्राक्कलन समिति में होते हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह है। इसके अलावा एक समिति होती है आपकी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोक लेखा समिति के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल आपके 22 मेंबर होते हैं और इन 22 मेंबर में से आपके 15 जो हैं लोकसभा से होते हैं और आपके 7 जो हैं राज्यसभा से होते हैं। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर जो होते हैं ये सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में आपको मिलेगा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? जो ऊर्जा ध्वनि लाइनों में प्रवाहित होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो ध्वनि लाइन में प्रवाहित ऊर्जा को हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा जो है ध्वनि लाइन में प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनिवार्य मतदान का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? अनिवार्य मतदान का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो आप याद रखिएगा अनिवार्य मतदान का प्रयोग करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य था वह था गुजरात, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात जो है अनिवार्य मतदान का प्रयोग करने वाला भारत का जो है प्रथम स्टेट था, पहला राज्य था, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आप याद रखिएगा एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहलाती है इसमें से साइड 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा को हम क्या कहते हैं? तो आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो आपकी कर्क रेखा होती है वो क्या होती है? तो कर्क रेखा आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं। यहाँ पे याद देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा होती है, दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो कर्क रेखा कौन सी हो जाएगी इसमें से? ऑप्शन ए वाली कर्क रेखा हो जाएगी और ऑप्शन बी वाली आपकी हो जाएगी मकर रेखा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कांग्रेस के स्थापना के समय जो है वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। आप याद रखिएगा कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय हुआ करता था डफरिन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का जो फेमस नारा था यह किसके द्वारा दिया गया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो आप याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। इसके अलावा ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, जी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके द्वारा जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का फेमस जो नारा था यह भी दिया गया था। तथा इनकी हाल ही में 23 जनवरी को जो इनकी जयंती होती है, इसको जो है भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का, मनाने का डिसीजन लिया। तो इनका जो जयंती होगा 23 जनवरी को, अब भारत में उसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था यह उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा 5 वर्षों का कार्यकाल होता है विधानसभा का, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 25 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा होगा, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।